नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी की वीडियोस की शुरुआत हो रही है और हम शुरुआत में वर्णमाला से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में जैसे लेखपाल की परीक्षा, बीडीओ की परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण सेक्शन रहेगा और हिंदी के प्रश्नों को सही करना बहुत कठिन चुनौती नहीं है। तो हम शुरुआत करने में ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि हम स्टार्ट से, यानी कि जहां से हिंदी की शुरुआत हो रही है उन्हीं टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदी वर्णमाला के वर्णों का परिचय कराऊंगा आपके माध्यम से, और इन परिचय में हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण के प्रकार हैं, स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, और स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त जो अयोग वाह होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो शुरुआत करते हैं। ये पहला सत्र है मेरा हिंदी का, और इस पहले सत्र में हिंदी वर्णमाला का परिचय। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और इन 52 वर्णों को इन 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। तो हम बात करेंगे पहले स्वरों के बारे में। चूंकि ये वीडियो केवल परिचय के लिए है, इसलिए हम आगे आने वाले वीडियोस में स्वर के लिए, व्यंजन के लिए, अयोग वाह के लिए अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे। तो देखिएगा, स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता या सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वरों की संख्या 11 है। इन 11 स्वरों को हिंदी वर्णमाला में 2 भागों में बांटा जाता है, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मैं हिंदी वर्णमाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें स्वर 3 भाग में बांटे जाते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक और प्रकार होता है जिसे हम लोग प्लूत स्वर कहते हैं। स्वरों का ये विभाजन मात्रा के आधार पर होता है। स्वरों का ये विभाजन मात्रा के आधार पर होता है, यानी मात्रा के आधार पर हम छोटे, बड़े और सबसे बड़े स्वर को जानते हैं। मात्रा होती क्या है, मात्रा किसे हैं? तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है, एक स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, ये समय मात्रा कहलाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। इस आधार पर जब सबसे कम समय वाला स्वर लघु स्वर कहलाएगा, उससे दुगुना समय लगने वाला स्वर दीर्घ स्वर कहलाएगा, और सबसे अधिक समय लगने वाला स्वर प्लूत स्वर कहलाएगा। एक बार ध्यान से देखेंगे, मात्रा के आधार पर पहले एक मात्रिक स्वर को लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इन एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4 है, जिसे अ, ई, उ और री के रूप में जानते हैं। यानी अ, ई, उ और री ये चारों ह्रस्व स्वर हैं, यानी इन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में इनकी तुलना में दुगुना समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। तो इन दीर्घमात्रिक स्वरों या द्विमात्रिक स्वरों को, इनकी संख्या 7 है। इन 7 स्वरों को आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ के रूप में जानते हैं। यानी दीर्घ स्वर 7 हैं। इन 7 स्वरों को आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के रूप में देखेंगे। और ये द्विमात्रिक स्वर 2 प्रकार के होंगे, एक समान द्विमात्रिक और एक असमान द्विमात्रिक। तो जो समान द्विमात्रिक हैं, यानी समान दीर्घ स्वर हैं, उनकी संख्या 3 है। इनकी संख्या 3 है, आ, ई, उ। और जो संयुक्त स्वर हैं, यानी जो असमान दीर्घ स्वर हैं, उनकी संख्या 4 है, ए, ऐ, ओ, औ। आने वाली क्लास में बताऊंगा मैं कि समान दीर्घ स्वर क्यों कहलाते हैं और संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं। थोड़ा यहाँ देखेंगे हम लोग कि जैसे जो ए स्वर है, ये अ और आ, इन दोनों में से कोई एक, और ई और बड़ी ई जिसे कहते हैं, इन दोनों में से कोई एक को जोड़ते हैं तो ए का निर्माण होता है। यहाँ रेखा चित्र में आप देख पाएंगे कि ए का निर्माण आ में से कोई एक और ई में से कोई एक से हुआ है। यानी इसे विस्तार से ऐसे लिख सकते हैं
कि चाहे ई में ई जोड़ा जाए, चाहे आ में ई जोड़ा जाए, बड़ी ई जोड़ा जाए, इन दोनों ही कंडीशन में इसके साथ साथ आ में छोटी ई जोड़ा जाए और अ में बड़ी ई जोड़ा जाए, किसी भी तरह से हम जोड़ेंगे तो इसका जो निर्माण होगा वो ए स्वर का होगा। अगर इसी ए स्वर को फिर से हम अ या आ में से किसी में जोड़ दें तो अ का निर्माण होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अ में ए जोड़ दें या आ में ए जोड़ दें, इन दोनों ही परिस्थितियों में अ स्वर का निर्माण होगा। ठीक ऐसे ही ओ का निर्माण अ और आ में से कोई एक प्लस उ या बड़ा उ में से कोई एक रहेगा तो ओ का निर्माण होगा। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि अ और आ सब में पहले फिक्स है, उसके बाद हम उ और उ में से किसी एक को जोड़ रहे हैं। ऐसे ही अ का निर्माण अ या आ में से कोई एक और प्लस जो हमने ओ बनाया है उसे जोड़ दें तो अ का निर्माण होगा। चूंकि ये ए ओ औ समान नहीं बल्कि असमान स्वरों से मिलके बनते हैं, जैसे अ आ एक जैसा स्वर है, ई और ई एक जैसा स्वर है, इन दोनों को मिला करके ए बन रहा है। वैसे ही अ आ में ए जोड़कर ए बन रहा है, अ आ में उ जोड़कर ओ बन रहा है, और आ में ओ जोड़कर ओ बन रहा है। तो चूंकि ये असमान स्वरों से मिलके बनते हैं इसलिए इन्हें असमान दीर्घ स्वर, असमान दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर के रूप में जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या बताइए, तो ये संख्या 4 है। इसके बाद स्वरों के बाद अगला नंबर आता है व्यंजन का। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है मूल व्यंजन, दूसरा है संयुक्त व्यंजन और तीसरा है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले मूल व्यंजन की। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और इन्हें 3 भागों में फिर से बांट लेते हैं। तो पहले 25 स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, जो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म, यानी कि क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और फिर प वर्ग में 5। इस तरह से कुल 25 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि इन्हें स्पर्शी क्यों कहते हैं। हम अभी यहाँ परिचय कर रहे हैं पूरी वर्णमाला का, अगले वीडियोस में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो क से लेकर के म तक के व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इन्हें ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ग का निर्माण कर रहे होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ऐसे व्यंजन जो आंशिक रूप से प्राणवायु उत्सर्जित करते हैं या जिनमें प्राणवायु आंशिक रूप से निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। य र ल व, य र ल व, इन्हें हम य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या भी 4 होती है। इनमें से अगर थोड़ा ध्यान दें तो य और व, इन दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। सेमी वावेल अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी में एक्स और वाई को कहते हैं सेमी वावेल, वैसे ही हिंदी वर्णमाला में य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। यही बात करें अगर तो ल को जब आप ल का उच्चारण करेंगे, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप ल बोलिए। अगर आप ल बोलते हैं तो ल बोलते समय मुंह में हवा इकट्ठा होती है। इस मुंह में हवा जो इकट्ठा होती है इसे प्राणवायु कहते हैं। तो ल बोलते समय जो हवा इकट्ठा होती है वो जीभ के दोनों बगल इकट्ठा होती है। बोलिए ल। तो ल बोलते समय जो जीभ के दोनों बगल इकट्ठा होती है हवा, तो बगल को हिंदी में पार्श्व कहते हैं। बगल को हिंदी में पार्श्व कहते हैं, इसलिए ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं।
ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं क्योंकि जिह्वा के दोनों तरफ, दोनों बगल में हवा इकट्ठा होती है, प्राणवायु इकट्ठा होती है। ऐसे ही जब आप र का उच्चारण करते हैं, र का उच्चारण करते हैं तो र के उच्चारण में जो हमारी जीभ है उस जीभ में एक तरह से ऐंठन होती है। र बोलते समय जैसे आप र का उच्चारण करेंगे तो जीभ में ऐंठन होगी और ऐंठन इस तरह की होगी कि मतलब वो कंपन होगा। उस ऐंठन या कंपन को शुद्ध रूप से प्रकंपन कहते हैं। ऐंठन या कंपन को प्रकंपन कहते हैं, इसलिए र को प्रकंपित वर्ण और ऐंठन को लुंठा भी कहते हैं। ऐंठन को लुंठा भी कहते हैं, इसलिए र को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। इसलिए र को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। तो य और व अर्धस्वर हैं। टीईटी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। य और व को। ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं क्योंकि जीभ के दोनों तरफ, दोनों बगल में वायु इकट्ठा होती है। र को बोलने में कंपन होता है जीभ में, इसलिए र को प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण कहते हैं। ऐसे ही इन 33 व्यंजनों में 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु निकलती है, जो हवा निकलती है, वो गर्म निकलती है। आप उच्चारण करेंगे श, श, स, ह। इन चारों के उच्चारण में प्राणवायु थोड़ी उष्मा के साथ निकलती है, थोड़ी गर्माहट के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चूंकि इन व्यंजनों को बोलने में हवा में संघर्षण भी होता है, हवा में घर्षण भी होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें 4 हैं, श, श, स, ह। इन चारों को संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस तरह से अब देखेंगे तो मूल व्यंजन 25 स्पर्शी या वर्गीय, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, इन तीनों को मिला दें तो 25, 4 29 और ये 4 33 आपके मूल व्यंजन होते हैं। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब आगे बढ़ें तो संयुक्त व्यंजन की बात आती है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त व्यंजन कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये किनसे मिलकर के बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मूल व्यंजनों से मिलकर के बन रहे हैं, क्योंकि ये मूल व्यंजनों से मिल करके बन रहे हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि छ यानी छ, जिसे क्षत्रिय छल कहते हैं, ये आधा क या हलंत का मतलब है कि आधा है। आधा का मतलब है कि ये पूरा अगर वर्ण है क, तो इसमें अगर हम स्वर को बाहर निकाल दें तो ये आधा बचेगा। क्यों? क्योंकि स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो आधा क और स, आधा क और पूरा स से क्षत्रिय छ का निर्माण हो रहा है, यानी छ का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही त्र का निर्माण आधा त और र से होगा। ये आधा वाला पहले रहेगा। ध्यान यहाँ ये देना है कि आधा वाला पहले रहेगा, क्योंकि अगर आधा पहले ना रहेगा तो इसमें जुड़ नहीं पाएगा अपने बाद वाले में। क्यों? जैसे हम कोई वर्ण यहाँ लिखें क और फिर से इसमें हम जोड़ें ख, तो ये आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर इस क को आधा कर दें और हमें लिखना हो मक्खी लिखना हो, तो हमें आधा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 व्यंजन तभी आपस में जुड़ेंगे जब पहले वाले से आप स्वर को निकाल देंगे, यानी कि आधा कर देंगे। तो आगे बात करते हैं कि त्र, त और र से मिल के बनता है। ऐसे ही ज्ञ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ज्ञ आधा ज और य से मिलकर बनता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहला वाला आधा होगा, पहला वाला हलंत के साथ होगा, तभी वो दूसरे वाले में जुड़ेगा। इसी तरह से स्र का निर्माण होता है आधा बड़ा स या तालव्य स कहते हैं इसे, आधा स और र से। आधा वाला व्यंजन पहले और पूरा वाला बाद में। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन हम किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिन व्यंजनों में 2 गुण पाए जाएं, जिन व्यंजनों में 2 गुण पाए जाएं उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहेंगे। लेकिन कैसे?
उच्छिप्त व्यंजन भी नाम है इनका। देखिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ड और फिर लिखता हूँ ढ, इन दोनों में अगर हम नीचे नुक्ता लगा दें तो ये पढ़े जाएंगे अड़ और अढ़। तो देखने में ये ड ढ की तरह लग रहे हैं, लेकिन पढ़ने में अड़ अढ़ हो जा रहे हैं, यानी उच्चारण में अंतर आ रहा है। तो इस अंतर की वजह से, ये दो गुणों को प्रसिद्ध करने की वजह से इनका एक नाम है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। और इस व्यंजन को आप बोलिए अड़। जब आप अड़ बोलेंगे तो आपकी जीभ एक बार झटके से ऊपर की ओर जाएगी और फिर नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो ये ऊपर जाना और नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, यानी जीभ का फेंका जाना, ये उत्क्षेपण कहलाता है। ये उत्क्षेपण कहलाता है, इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने अड़ा बोला है वैसे अढ़ा बोली, अढ़ 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 जब आप बोलेंगे तो फिर से वही प्रक्रिया दोबारा होगी, यानी आपकी जीभ ऊपर जाएगी फिर झटके से नीचे आएगी और ये उत्क्षेपण की प्रक्रिया होगी। इस वजह से इसको भी द्विगुण व्यंजन के अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे दो व्यंजन हैं। और आपको ध्यान रहे कि जिन वर्णों में नुक्ता लगेगा वो द्विगुण व्यंजन होंगे और इनकी संख्या 2 है और हिंदी में ही इसका प्रयोग होता है। इन वर्णों का प्रयोग हिंदी में ही होता है, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो जब कभी आप तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि वे सभी वर्ण जिनमें अढ़ लगा है, तो अढ़ और अढ़ लगे वर्णों को हमेशा हम तद्भव की श्रेणी में रखेंगे। कोई भी वर्ण ऐसा हो, जैसे रीढ़ लिख दिया गया तो आपको सोचना ही नहीं है, तद्भव होगा। जैसे आपने पढ़ना लिखा है, पढ़ना, तो ये तद्भव होगा। जैसे आपने गरुण लिखा है तो ये हमेशा तद्भव होगा, सोचने वाली बात नहीं है। ये आपको हमेशा तत्सम तद्भव में काम करेगा। हम अपनी अगली वीडियोस में तत्सम तद्भव के भी बारे में बात करेंगे। और अभी हम बात कर रहे थे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के बारे में। हमने देखा कि 25 मूल व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 द्विगुण व्यंजन हैं। तो 33 और 4 37 और 2 39। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। अब आगे इस परिचय में हम बात करते हैं अयोगवाह की। हमने ये देखा है कि स्वर 11 हैं और व्यंजन 39 हैं। स्वर 11 हैं, व्यंजन 39 हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या 50 हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं जो ना स्वर की कैटेगरी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में। ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ऐसे वर्णों की संख्या 2 है। ये वर्ण कौन से हैं? अंग और अह। अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं, ये नाक से बोला जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, ये नाक से बोला जाता है, इसका उच्चारण नासिका से होता है। और अह को विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण कंठ से होता है। कई बार परीक्षार्थियों को या अभ्यर्थियों की बात दिक्कत करती है, परेशान करती है कि उच्चारण स्थान सबका स्पष्ट नहीं होता। हम क्रमशः जो हिंदी की वीडियोस मेरी रहेंगी यूट्यूब पर, उन सब वीडियोस में या आने वाले समय में मैं एक वीडियो पूरे उच्चारण स्थान का लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको पूरे 52 वर्णों का उच्चारण स्थान देखने को मिलेगा। और उस वीडियो के बाद आपके जीवन की उच्चारण स्थान की कठिनाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है लाल रंग में, रेड कलर में, ताकि आप समझ पाएं कि ये अनुनासिक जिस पे चंद्र बिंदु लगा है, देखने में दोनों एक जैसा है। ये और ये अंतर किसका है? इस चंद्र बिंदु का अंतर है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अनुनासिक कहलाएगा, और इसकी बात करेंगे तो ये अनुस्वार कहलाएगा। तो दोनों में आप अंतर स्पष्ट रखें। क्यों? क्योंकि इसमें अंतर ये है कि ये मुंह और नाक दोनों के सहयोग से उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है। और ये अनुस्वार जो है ये केवल नाक से इसका उच्चारण होता है। आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे बना होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि आगत ध्वनियाँ, ये जैसे ऐसे बना हो,
ऐसे बना होता है तो इसको हम आगत ध्वनि कहते हैं। आगत ध्वनि क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। जैसे हाकी शब्द है, जैसे डॉक्टर शब्द है, जैसे कॉफ़ी शब्द है, ये शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं। मुख्य रूप से ये शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हैं और इन शब्दों में अब हम देख रहे हैं कि इनका प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में वैसे ही हो रहा है जिस रूप में ये आए थे। तो ऐसे आए हुए शब्दों पर ध्वनि को स्पष्टता देने के लिए इस तरह के चिन्हों का प्रयोग होता है जिसे हम आगत ध्वनि कहते हैं। तो आगत ध्वनि अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग में अंतर स्पष्ट हो गया। अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वर्णमाला का परिचय कराया। आने वाले वीडियो में यानी अगली वीडियो में हम स्वरों के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषा सहित बातचीत करेंगे और वहां हम परिभाषाओं को नोट करेंगे कि मात्रा क्या होती है, ह्रस्व स्वर क्यों ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर क्यों दीर्घ स्वर होता है, संयुक्त स्वर, और उसके बाद हम लोग व्यंजनों को और स्पष्ट रूप से बोर्ड पर बना करके समझेंगे ताकि आपके वर्णमाला की समस्या को समाप्त किया जाए और आगे आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए।